तो गोपाल भाई, सवाल ये है, आंकड़े बताते हैं महंगाई काबू में आ रही है, महंगाई घट भी रही है या महंगाई दरअसल बढ़ रही है, आम आदमी को अभी भी लील रही है? देखिए संदीप जी, महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम लोगों को महंगाई को कंट्रोल करना है। उसका रास्ता क्या है? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि आरबीआई इसके लिए जो है नोडल एजेंसी है, जो कि महंगाई को ट्रैक करती है और महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। वो इन अलाइनमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि महंगाई की दर भी कम रहे। लेकिन यह जो आपने बिल्कुल सही बात की संदीप जी, कि महंगाई की दर और ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट, ये तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं अर्थशास्त्र के। सरकार को इन तीनों को बैलेंस करना है। अगर एक ही चीज पे फोकस कर दिया केवल और महंगाई को एकदम कंट्रोल कर दिया, जैसे कई कंट्रीज ने पोस्ट कोविड किया कि कोविड के टाइम उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, महंगाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया तो तुरंत उन्होंने लिक्विडिटी वापस विड्रॉ कर ली और उसके कारण एकदम रिसेशन में फंस गए। और तीसरा बात है कि अगर आपको आर्थिक विषय में आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है तो फिस्कल डेफिसिट कितना रहना चाहिए। तो पोस्ट कोविड आप देखेंगे हमारे सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इन तीनों पैरामीटर, महंगाई की दर और जो मंदी की मार और बजटरी घाटा, इन तीनों को इस बजट के अंदर भी आप देखेंगे तो महंगाई की दर आरबीआई कहता है कि 6% की रिटेल जो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, टारगेट है, उसके अंदर है 5.7 की। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी जो नहीं, सरकार के लिए मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, 6% के टारगेट से नीचे आ गए। सुन लो, हाँ। मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, फिर नहीं बोलूंगा, आप बाकी 40 मिनट दूसरों से बुलवा लीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, इन तीनों को बैलेंस करने के कारण हमारी जो पोस्ट कोविड जो पॉलिसीज थी, आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। महंगाई की दर विद इन द लिमिट है, बिल्कुल है, आम जनता को दिक्कत आती है, अभी भी है। और तीसरा, फिस्कल डेफिसिट भी 5.9% का है और 4.5% अगले साल का टारगेट है। तो इन तीनों को लेके हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। अब महंगाई की दर गरीब लोगों को, समाज के जो लोअर स्ट्रेटा होते हैं, उनके ऊपर बहुत दिक्कत करती है। सबसे ज्यादा मार तो वहीं पड़ती है। हाँ, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जो अन्न योजना है, फ्री अन्न योजना है, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। यानी गरीब तबका जिसको महंगाई सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, दिक्कत करती है, उसको सीधे के सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भी हमारी अनाज तो दे दिया। अनाज और आटे में भी फर्क हो जाता है, उसमें भी तेल की भी जरूरत पड़ती है, दाल भी साथ में बनानी होगी, सबके दाम बढ़े जा रहे हैं। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि जी 5.72% आ गई, और मैं उन आंकड़ों को बिल्कुल झुटला नहीं रहा हूं और मैं आंकड़े खुलकर बता भी रहा हूं, पर दरअसल आम आदमी आंकड़े खाएगा या खाना खाएगा जो उसके लिए महंगा हो रहा है? नहीं, आंकड़े छोड़ दीजिए। मैं ये भी कहता हूं, जब अर्थशास्त्र की लोग बात करते हैं आम जनता के लिए, तो उसको ना जीडीपी, ना इन्फ्लेशन की रेट चाहिए, ना जीडीपी की रेट चाहिए, ना उसको फिस्कल डेफिसिट चाहिए, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी चाहिए। इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपने ऑयल की एक बात की, ऑयल के लिए जो आपने हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट भी किया, उन्होंने कहा कि अब करेंटली ऑयल कंपनीज को जो इंपोर्ट करने के कारण, यहाँ रिटेल में सेल करने के कारण पेट्रोल में जो लॉस हो रहा था वो बंद हो गया, लेकिन डीजल में अभी भी लॉस हो रहा है। और पिछले साल लॉस 22,000 करोड़ का लॉस पे ऑयल कंपनीज बैठी हुई हैं। वह जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि वो पूरा हो, ताकि अच्छा, कंपनियों का नुकसान की भरपाई हो जाए, आम आदमी की जेब से पैसा निकलता रहे। $40 प्रति बैरल, क्या कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं हो गई हैं? और रूस से, एक मिनट, और रूस से जो हम तेल ले रहे हैं रुपए में, वो दरअसल $50 प्रति बैरल कम है। $10 और कम में हम रूस से खरीद रहे हैं। वो फायदा आम आदमी की जेब में क्यों नहीं जा रहा? जा रहा है, तभी तो ऑयल आप देखो ना, अगर 20% हम ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं, अगर ये 20% पूरा वर्ल्ड का प्रेशर था, मत खरीदो, एथेनॉल का ब्लेंडिंग हम
10% कर रहे हैं, उसको 20% का टारगेट ले रहे हैं। सोलर एनर्जी पे काम कर, वैकल्पिक अभी इंडिया एनर्जी वीक हुआ था बेंगलोर में, कल खत्म हुआ है 3 दिन का। ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी पे इस बजट में भी इतने देखिए, एक तो होता है कि समस्या को छाती पीटते रहो, हाय हाय ये समस्या है, चुनौती। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि चुनौतियों को हम कौन पीट रहा है? सरकार पीट रही है या आम आदमी? हम देखिए गोपाल बाबू, छाती कौन पीट रहा है? आम आदमी का साधारण सा सवाल है। पेट्रोल डीजल की चुनौती को हम लोग वैकल्पिक एनर्जी के स्रोत नहीं, वैकल्पिक वगैरह ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हो रही हैं, वो ठीक है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आम आदमी का ये सवाल है, और गलत जानकारी दे रहा हूं तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। भाई आम आदमी ये पूछेगा ना, $40 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें 7 महीने में कम हो गई, 1 नया पैसा आपने कम नहीं किया पेट्रोल और डीजल का, और पेट्रोल और डीजल ही महंगाई के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। आरबीआई को कुछ करने की जरूरत नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर कम हो जाएंगी, महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी। अरे संदीप जी, ऑयल बॉन्ड और उसकी तरफ फिस्कल डेफिसिट जो 22,000 करोड़ का कंपनियों का लॉस क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ कि उन्होंने सस्ते दामों पे, सरकार के कहने पे 36 रुपया पर लीटर डीजल में नुकसान करते हुए सस्ते दामों पे ग्लोबल प्राइस के बाद भी ऑयल पे डीजल बेचा। जब सस्ते हो रहे थे $30 प्रति बैरल, $20 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें हुई, तब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तेल के दाम गिरने लगे, थोड़ी एक्साइज घटाई, उसके बाद शांत बैठ गए। तो कहां गया आपका नारा कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? अरे आपको जिस तरह से सरकार काम कर रही है, वैकल्पिक एनर्जी स्रोत, हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों करी है? एथेनॉल से किसानों को भी फायदा होता है। नहीं सर, वो सारी बातें ठीक है, वो सब भविष्य की गर्त में हो जाता है। भविष्य सुनहरा होगा, हम विश्व गुरु बनेंगे, वर्तमान में रहिए ना। आपने ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया, कितने के ऑयल बॉन्ड थे भाई? अरे तो 1,32,000 करोड़ के, 27 लाख करोड़ आपने एक्साइज बढ़ाकर कमा लिए। 1,32,000 करोड़ की बात करते रहेंगे। छोड़ दीजिए ऑयल बॉन्ड को छोड़ दीजिए। हम आने वाले समय में आर्थिक, ये जो एनर्जी रूप में भारत को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में, एथेनॉल से किसानों को मजबूत कर रहे हैं, उससे रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के उसको कॉस्ट को कम कर रहे हैं। इसीलिए तो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है। पूरा अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है गोपाल बाबू, पर क्या हमारे ऊपर ये ब्याज की दरें, रिपो रेट बढ़ाया गया इसलिए कि भाई महंगाई कम हो, पर इसकी जो मार आम आदमी पर, जो बकरा किस्तों पर है, आप भी ईएमआईज लेते हैं, मैं भी, सब पैनल में जितने लोग हैं, घर गाड़ी ईएमआई पर ही चलती है। महिलाओं के लिए इस बजट में महिलाओं के लिए इंटरेस्ट सबवर्जन किया है, किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवर्जन किया है, वृद्ध सीनियर सिटीजन 2.5% मोटे ब्याज दरें बढ़ गई। ईएमआई 20 लाख रुपए पर जो 16,605 जो 13,000 रुपए थी, वो 16,000 रुपए हो गई, 2,700 रुपए हो गई कि नहीं हुई? तो सिर्फ 20 लाख रुपए की बात कर रहा हूं। अरे संदीप जी, अर्थव्यवस्था को चलाना है तो आर्थिक मुद्दों को समझ के उसके अनुसार आवश्यकताओं, चैलेंजेस, चुनौतियों को। अर्थव्यवस्था सिर्फ देश पर लागू नहीं होती है, एक आम आदमी का भी बजट होता है, उसको भी अपना घर चलाना आम होता आदमी है, को जैसे आपको देश चलाना है। नहीं, आम आदमी को इस बजट में कितनी राहत दी है? इनकम टैक्स में राहत दी है, कोऑपरेटिव सेक्टर में। अब इनकम टैक्स में आप सीए भी हैं, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं घुसना चाहते? न्यू टैक्स रजीम और पुरानी टैक्स रजीम में कितना फर्क है? 7 करोड़ 53 लाख लोगों ने रिटर्न भरे थे पिछले साल, उनमें से सिर्फ 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स रजीम को एक्सेप्ट किया, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। पुरानी टैक्स रजीम में कोई एक नए पैसे का फायदा नहीं मिलने वाला आम आदमी को। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो 5 लाख था, उसको बढ़ा के 7 लाख की नहीं, पुरानी टैक्स रजीम में नहीं किया गया है ये। तो जिसमें एटीसी में एग्जम्पशन लूंगा, होम लोन पर एग्जम्पशंस लूंगा, डिडक्शंस लूंगा। सरकार जब एक व्यवस्था में बढ़ रही है, सिंपल सरलीकरण भी टैक्स की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मोटी मोटी बात ये कर